हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे जी तोड़ मेहनत के साथ। देखो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मैं हर वीडियो में आपको इस वजह से ये बताता हूँ कि पढ़ाई ही सब कुछ मायने रखती है। अगर पढ़ाई नहीं है, अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो आपका हर कोई पागल बना के चला जाएगा। इस वजह से पढ़ाई करते रहें। और आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास की हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है क्वालिटी मोनू, से ज़रूर लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक फैमिली की तरह हम अब अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं आखेट। आखेट क्या होता है? आखेट को शिकार करना होता है। आखेट होता है शिकार करना। खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, कि पहले खाद्य संग्रह वो कैसे करा करते थे लोग, और भोजन उत्पादकता को कैसे पहुंचे। आपकी बुक में तुषार की रेल यात्रा दे रखी है, वो मैंने नहीं डाला है इसमें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तुषार एक लड़का है जो एक रेल यात्रा कर रहा है, और रेल के बाहर वो झांकते हुए देख रहा है कि कैसे खेत खलिहान है, ये पहले गाड़ियां कैसे आई होगी, ये पेड़ पौधे कैसे बनेंगे, ये सब उसके माइंड में सवाल आ रहे हैं। और ये सवालों के आपको उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव थे, जो शुरू शुरू के मानव थे, वो इधर उधर क्यों घूमते थे? आखिर खाद्य संग्रह के भोजन के इंतजाम के लिए वो इधर उधर घूमा करते थे। इस वजह से तो आखिर खाद्य संग्रह कहा जाता था, कि वो इधर उधर अपने भोजन की तलाश में घूमा करते थे। वे आमतौर पर शिकार करते थे और मछलियाँ या चिड़िया या फूल पत्ते या पेड़ पौधे या कुछ पत्तियां हो गई वो खाते थे। और धीरे धीरे वे एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे और आसपास के फूल पत्तों को खा के या जानवरों को मार के जैसे एक जगह रुक रखे, उसी एक जगह के आसपास का एरिया कवर करके वो सब जो भी फल हैं, फूल हैं और जानवर हैं, उनका शिकार करते थे। और तब तक वो वहां पर रहते थे, तब तक जो इनकी खाने की चीजें तब तक उस जगह की, ये उस एरिया की खत्म नहीं हो जाती थी। फिर जैसे खत्म हो जाती थी, फिर दूसरी जगह पर वो अपने भोजन के संग्रह तलाशना चालू कर देते, क्योंकि अब हमें भोजन अब हम दूसरी जगह मिलेगा। और जानवर अपने शिकार के लिए जैसे हिरण हो गए, मवेशी हो गए, चारा ये ढूंढते थे। क्योंकि हिरण भी तो जानवर ही तो शिकार करेगा। जैसे शेर है, शेर किसी का शिकार करेगा, है ना। हिरण है, हिरण भी तो किसी के शिकार करेंगे, वो भी तो भूख रहेंगे। तो हिरण और शेर वेर और भी मवेशी हो गए, वे इधर उधर जाते थे। और जो लोग जो मांसाहारी थे, जो आरंभिक मानव, वो भी शिकार करके खाते थे, तो वो भी इनके पीछे इधर उधर घूमते रहते थे। यही कारण थे कि आरंभिक जो मानव है वे इधर उधर घूमते रहते थे। क्योंकि कभी जानवरों के पीछे घूमते रहते थे, कभी एक जगह के जो भोजन है वो वहां का खत्म कर दिया उन्होंने, तब वो दूसरी जगह चले गए। यही कारण थे क्योंकि वो एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे। और पेड़ पौधे और फल फूल और मौसम के कारण भी हो, मौसम के कारण भी वो, जैसे आज गर्मी है एक जगह, बहुत जगह गर्मी है, तो सर्दियों में चले गए, सर्दी वाले मौसम में चले गए। इस वजह से ऐसे वो मौसम के कारण भी अपने इलाके बदलते रहते थे। और पानी, पानी, बिना पानी के कोई प्राणी या पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकता। इस वजह से तब किसी जगह सूखा आ जाता था, तो पानी की तलाश में इधर उधर वो जाना पड़ता था उन्हें। अब हम देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। कि पुरातात्विविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली थी जिनसे वो पता लगा सकते थे। लोगों ने अपने को काम के लिए पत्थरों का या लकड़ियों या हड्डियों के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा, मैंने इस फोटो लगाई है ये। और उससे वो खाल भी छीलते थे, जो छाल होती है, खाल होती है, इन पत्थरों से वो अब मानव विकसित होना स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे। अब वो औजार बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। और इनमें से बहुत औजार फल फूल काटने के लिए भी होते थे, फल फूल या हड्डियां या मांस काटने के लिए, और फलों की छाल उतारने के लिए, वो पेड़ों की छाल उतारने के लिए, और जानवरों की खाल उतारने के लिए। मतलब बहुत सारे ये हड्डियों के टुकड़े से वो भाला बना लेते थे, बाण बना लेते, हथियार भी बनाए गए। तो ये सब ये काम क्या हो रहा है, वो उनके माइंड में आता जा रहा है कि अब हमें कैसे विकसित होना है। कि पहले अब वो खाल उतार रहे हैं, छाल उतार रहे हैं, पेड़ पत्ते या फल पौधे काट रहे हैं, इस वजह से अब वो विकसित होते जा रहे हैं। और लकड़ियों के ईंधन का प्रयोग के साथ साथ वे झोपड़ियां बनाने के लिए भी काम कर देते थे। अब वो मानव क्या आ गया माइंड में, कि अब हम घर में रहेंगे। पहले तो ऐसे ही रहते थे, अब लकड़ी
कि ईंधन के पकाने के साथ वो सोचते हैं अब लकड़ी तो हमारे घर के लिए भी, अब इतनी ठंड पड़ती है तो हमारे घर के लिए भी लकड़ी का वो होना चाहिए, तो ये लकड़ी अपने घर के लिए भी बना लिया करते थे। अब पूरा स्थल क्या है? पूरा स्थल उन स्थल को कहते हैं जहां बर्तन या औजार या इमारतों की कुछ अवशेष मिले हैं उनके। और आपको मैप में दिख ही रहा होगा, आप जैसे मैंने रेड रेड जो ये लगाई है स्लैब बिंदु सी या डंडी सी, आप इनको देखिए, कुरनूल गुफाएं, इनका याद रखना है, और मेहरगढ़ और भीम बेटका। ये भीम बेटका तो मैं आपको मध्य प्रदेश में एक है, गुफाएं हैं जहां पर वो अपने गुफाओं में रहते थे लोग, और चित्रकारी या धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए या ठंडी बर्फीली हवाओं से बचने के लिए वो इस गुफा में ये अवशेष मिले हैं, जो मध्य प्रदेश में इस टाइम, और ये नर्मदा नदी के पास है। और आग की खोज, अब आग की खोज कैसे हुई? तब कुरनूल गुफाओं में आग के अवशेष मिले हैं। किस कुरनूल गुफाओं में क्या मिले हैं? आग के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब कि आरंभिक लोग अब आग जलाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और आग का इस्तेमाल वो किन किन चीजों के लिए करते थे? जैसे गुफा में या कई जगह अंधेरा है तो आग जला ली, अंधेरा प्रकाश के लिए, और मांस भूनने के लिए, क्योंकि अब हम पहले कच्चा मांस खाते थे जानवर का शिकार करके, लेकिन अब मांस भूनने के लिए। और जो खतरनाक जानवर है जैसे भालू हो गया और भी बड़े बड़े जानवर हो गए, उनको दूर भगाने के लिए अपनी झोपड़ी के बाहर आग जला लिया करते थे, आग का इस्तेमाल कर लिया करते थे। नाम तथा तिथियां, नाम तथा तिथियां ये है कि पुरातात्विकविदों ने बड़े बड़े नाम, जैसे इतिहास को मैं आपको बताता हूँ क्योंकि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास ऐसे बांटा है। ऐसे ही प्राचीन इतिहास को उन्होंने आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा गया है, जिसमें पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। मतलब पत्थर से संबंधित प्राचीन जो आरंभिक मानव था वो पत्थर से संबंधित औजारों का इस्तेमाल करता था और पत्थर के औजारों की महत्व बताता था वहां पर। और जिस काल में हमारे पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, क्योंकि ये हुआ है वो हुआ है, तो पर्यावरण बदलाव क्योंकि जलवायु बदल गई, ये हो गया, तो उसे हम कहते हैं मध्य पाषाण युग। और इसे मेसोलिथ भी कहते हैं, इसका नाम याद रखिएगा ना, क्योंकि मेसोलिथ क्या है। और इस काल में पाषाण और आमतौर औजार छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण युग कहते थे। लघु का मतलब होता है छोटा, कहते हैं ना लघु प्रश्न उत्तर रखेगी, लघु के लघु माने छोटा, कि छोटा लिखे, तो इस वजह से जो पत्थर के औजार थे उनके आकार थे छोटे, इस वजह से उस युग का नाम क्या रख दिया इन्होंने, इतिहासकारों ने, कि लघु पाषाण युग। अब नव पाषाण युग होता तब मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया था। अब मानव कृषि करना आरंभ कर दिया था, जो हो गए अनाज हो गए वो बोना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब बदलती हुई जलवायु, बदलती जलवायु ये है कि पहले जो 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, इसके परिणाम स्वरूप जमीन पे जो समतल थे घास के मैदान बन गए। जैसे आपने स्टेपीज सुना होगा, घास के मैदान, कैटबरी सुना होगा, है ना, ये घास के बड़े बड़े जो मंगोल में स्टेपीज जो मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े घास के मैदान बन गए। और हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। और जानवरों की संख्या बढ़ने लगी तो घास खाकर वे जिंदा रहते थे। और यही वो काल है जहां पर मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत, अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि जिस दौरान उपमहाद्वीप में विभिन्न इलाकों में गेहूं, जो सबसे पुरानी फसलें क्या थी भारत में, गेहूं और जो धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, तो अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया तब धीरे धीरे मानव ने। अब क्या कर रहा है मानव, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। पहले आग जलाना सीखी, पहले शिकार करता था, अब घर में रहना सीख गया था, अब फसल भी उगाना सीख रहे हैं वो, धीरे धीरे वो कृषक बन गए। कृषक मतलब किसान बन गए। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास करना चारा रख दिया, कि चारे की, क्योंकि चारा रख दिया तो जो कमजोर वो होते थे जानवर, तो वो चारा खाने आ जाते थे इनके घर के पास। तो इन्होंने पालतू वो जानवर वहीं रहने लग गए, उन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। तो तब सबसे पहले पालतू किसे बनाया? जो जंगली पूर्वज होते थे, जो जंगली कुत्ते के पूर्वज हैं, उन्हें फिर धीरे धीरे भेड़ या बकरी, फिर गाय या सूअर जैसे जानवरों को भी नजदीक आते आते और उनकी सुरक्षा करते रहे, और वो पशुपालक बन गए।
अब वो क्या बन गए, क्योंकि पशुपालक बन गए, कि अब वो पशुओं को पालने लगे। और बसने की प्रक्रिया क्या है, बसने की प्रक्रिया, अब क्या करेंगे, अब वो जन बनाएंगे, जनपद बनाएंगे। जन मतलब किसी जन ने वहां पैर रखा और जाके बस गया, इस वजह से जनपद कहा जाता है। वो हम आगे बताएंगे वैसे तो। लेकिन बसने की प्रक्रिया क्या थी, कि लोगों द्वारा पौधे उगाने लगे, जानवरों की वो देखभाल करने लगे, इस वजह से वो झोपड़ी में रहने लगे, पशु पाल लिए तो उन्होंने कृषि। अब वो बस गए थे एक जगह, कि बसने की प्रक्रिया का नाम दे दिया था। और लोग उन्हें पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे, उन्हीं जानवरों का चयन करते थे जो कम बीमार पड़ते थे, और उनसे बड़े दाने वाले अनाज भी वो पैदा करते थे। मोटी मजबूत डंठले या अनाज के पक्के दानों का भी वो संभाल संभल सके। और पौधों में धीरे धीरे जैसे विभिन्नता आई, और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। कि आपने जंगली हाथी देखा होगा, इतने बड़े बड़े दांत। और आपने वैसे सर्कस में या कहीं भी आपने गली, जो पहले तो रोडों पे भी दिखते हैं, क्योंकि झुलाते थे हाथी वाले, तो उनके दांत नहीं होते, तो इस वजह से वो पालतू होते हैं। तो पालतू बनते गए, तो पालतू बनते गए जानवरों में क्या अंतर आने लग गया, क्योंकि उनके सींग और दांत छोटे होते गए। एक नवीन जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली, कि जब लोग पेड़ पौधे की देखभाल करने लगे, लंबे समय तक रहना कर दिया, तो बीज बीज को लेकर वो फसलें पकने लगे, फ, पौधों की सफाई करने लगे, खरपतवार हटाने लगे, जानवरों और चिड़ियों की सुरक्षा करने लगे, और बहुत से काम शामिल हो गए। अब बहुत से काम शामिल हो चुके हैं। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। जैसे आज भी, अब हम नवंबर वंबर में दिवाली के महीने में गेहूं लगाते हैं, और मई मार्च या अप्रैल में गेहूं कटते हैं, तो बहुत एक लंबा समय होता है, उनकी देखभाल करनी होती है हमें। और जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे, ये हकीकत बात है कि जानवर चलते फिरते क्या थे, खाद्य भंडार थे। खाद्य भंडार इस वजह से थे वो, क्योंकि वो जानवरों की देखभाल के लिए, तो चलते फिरते उन्हें दूध मिलता था, उनसे, उन्हें अगर पाल लिया जाए तो उनसे दूध मिलता था, उनसे अच्छा मांस भी मिलता था, वो शिकार कर देते थे अगर कोई, मांस भी मिलता था, और बहुत सी दूध मिलता था, मांस मिलता था। और वो प्रजनन करते थे, तो अपने बच्चे पैदा कर देते थे। जैसे गाय हो गई, तो गाय प्रजनन प्रजनन हुआ, तो गाय के और बच्चे, भैंस के और बच्चे, बकरी के और बच्चे। तो ये चलते फिरते खाद्य भंडार थे, इस वजह से इन्हें चलते फिरते जानवरों को खाद्य भंडार कहा गया है। अब आओ आरंभिक कृषकों और पशु पालकों के बारे में पता करें, कि कैसे पता करें कि पशुपालकों के बारे में। जहां जहां उन्होंने पुरातात्विक विदों की शुरुआत कृषकों और पशुपालकों के होने वाले साक्ष्य मिले हैं, वे पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र हैं। आधुनिक कश्मीर हो गया, और पूर्व दक्षिणी भारत में हो गए, ये पाए जाने वाले यहाँ थे। और कृषक और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं थी, या इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे तथा पशुओं की हड्डियों के नमूने का भी अध्ययन करता है। यह आप आगे पढ़ोगे कि वो कैसे पशु या हड्डियों से पता लगाते हैं कितने साल पुरानी है। उस यंत्र का भी नाम आगे आएगा। और सबसे रोचक बात तो यही, अनाज अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में। आपने राखी गढ़ी नाम सुना होगा, जो आज का हरियाणा है। हरियाणा में, राजस्थान में जले हुए अनाज के अवशेष मिले। अब जब वो जानबूझ के जलाते थे या जल जाते थे, ये तो पुरातात्विक विधि बता सकते हैं। और इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में फसलें उगाई जाती रही, कि विभिन्न भागों में क्या करने लगे, अब फसलें उगाई जाती रही, बहुत बड़ी बड़ी फसलें उगाई जाती रही, और बड़े लंबे समय तक वो कृषक बन गए थे। अब स्थायी जीवन की ओर, अब क्या होगा, स्थायी जीवन की ओर अब वो बढ़ना आरंभ कर दिया था उन्होंने। पुरातात्विक विदों कुछ पुरास्थलों में झोपड़ियां के घरों के निशाने अवशेष मिले हैं वहां से। जैसे बुद्र होम, मतलब कश्मीर में ऐसे घर मिले हैं कि गड्ढे के नीचे वो रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहते थे। वो गड्ढों के नीचे आप सोच रहे होंगे किस वजह से रहते थे, इस वजह से कि कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ऊंची पहाड़ों पे आप चोटियों पर जाओगे, ऑक्सीजन की भी कमी है, ठंड पड़ते थे। आप ग्रत या ग्रतवास में आप नीचे आ जाओगे ना, खड्डे में आपको गांव बसे मिलेंगे, जिन्हें घाटियां कहते हैं। उन घाटियों में ठंड कम लगती है, और ठंड ठंड कम लगती है, और सुरक्षा रहती है वहां पर। और पुरातात्विक झोपड़ियों के अंदर और बाहर जाने के भी रास्ते के अवशेष मिले हैं, क्योंकि वो अंदर बाहर जाते थे, और मौसम के अनुसार वे अपने घर के अंदर रहते थे या बाहर रहते थे। और वो जैसे गर्मियों में
तो ऊपर चले जाते थे वो पहाड़ियों पे, और सर्दियों में वो नीचे आ जाते थे। ऐसे थे, स्थायी जीवन वो उनका ऐसे हो रहा था। और बहुत सारी जगहों पर पत्थरों के औजार भी मिले जो पूरा पाषाण युग के उपकरणों से भिन्न है। ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि नव पाषाण युग में माना जाता है कि पत्थरों के जो पत्थर मिले उनकी धारा थी, और वो पहने थे और पॉलिश करी गई थी, और वनस्पतियों से प्राप्त चीजों के पीसने के लिए वो तैयार हो गई। जैसे सिल बटना, आपने घर में क्या देखा होगा कि सिल बटना, सिल बटने पे जैसे आज भी उस टाइम पे भी एक पत्थर का होता था जिससे वो कुछ चीज पीसते होंगे। जैसे आज भी हम सिल बटने पे कुछ चीज पीसते हैं। सिल बटना हो गया, ईमान दस्ता हो गया, ईमान दस्ते का आपने नाम सुना होगा। उस पर कुछ कुछ भी हो गई, पंसार वंसार कुछ भी हो गई, उस पर हम पीसते रहते हैं। मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, हम उस पर पीसते हैं सिलबटने और सिलबटने और ईमान दस्ता पे। और नव पाषाण युग में पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले, और धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग भी होने लग गया था कि खाने पकाने के लिए होने लग गया था। और गेहूं हो गए, दलहन हो गए, और अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब वो क्या, अब फसलों का अब वो शिकार कम कर रहे हैं, लेकिन वो दाल हो गए, गेहूं हो गए, ये ज्यादा खा रहे हैं लोग। और इसके साथ साथ लोगों कपड़े बुनने भी स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। और जो कपास की खेती भी उन्होंने स्टार्ट, कपास उन्होंने कहा ये क्या है, कपास की खेती हुई ये क्या है। अब इनसे वो उन्होंने अब इतने डेवलप डेवलप हो गए थे, अपने विकास कर लिया था कि वो धीरे धीरे अब कपड़े तक बुनने लगे थे, वो कपड़े तक बुनने लग गए थे। और वहीं अन्य लोगों हजारों साल का धीरे धीरे खेती और पशुपालन में अपना लिया, और बहुत जगह मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविकाएं चलाया करते थे वो। अब सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये मेहरगढ़ की आपने ये दिखा रखा, देखो ये रहा, ये अगर इसे दफना रहे चारे वो हैं। और मेहरगढ़ में ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। और बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल मैदान है। और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू करा था। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे सुगर और हिरण जैसे जानवर, और भेड़ बकरियों की हड्डी भी मिले हैं। और मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र भी आपको मैंने दिखा रखा है, ये देखिए। ये एक इंसान के साथ साथ बकरी की वो भी दफना दी गई है, बकरी भी, क्योंकि इनसे कहा गया है कि एक कब्र में मित्र को के साथ बकरी को दफनाया गया था। जैसे समझा परलोक में वो बकरी खाने के लिए कि बकरी मिलेगी, इससे बकरी का दूध पिएगा या खाएगा, ऐसे उनकी भावनाएं थी। ऐसे इस वजह से वो कुछ आपने देखा होगा, क्योंकि वो पहले, अब हड़प्पा सभ्यता, अब हम इसके आगे वाले में पढ़ेंगे, वो हार पहन के दफना रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें दफना देते थे। अब लास्ट पॉइंट इसका, अन्यंत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। जैसे चित्रकारी तो हमारी जो महत्वपूर्ण गुफाएं एलोरा और अजंता, जो भारत की महत्वपूर्ण गुफाएं एलोरा और अजंता, इनमें भी चित्रकारी मिली थी। लेकिन आपकी बुक में जो फ्रांस की चित्रकारी का जो दे रखा है, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि फ्रांस की एक गुफा है, इसे पुरा स्थल की खोज 100 साल पहले ही हुई है, और 4 स्कूली छात्रों ने की थी इसे। फ्रांस में जो 4 स्कूली छात्र हैं उन्होंने, और 20,000 साल पहले और 10,000 साल पहले के बीच में बनाया गया है ये चित्र। और कई जानवरों के चित्र हैं, और जंगली जैसे घोड़े हो गए, गाय हो गए, भैंस, गैंडा, ऐसे बारहसिंगा, सूगर, और भी गहरे और चमकीले रंग के चित्र किया गया है। और इन रंगों का लौह अयस्क तथा चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। किनों से? चारकोल और खनिज जैसे पदार्थों से ये बनाया गया है ये चित्र। और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये वीडियो, और लाइक करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और हम एक फैमिली की तरह हैं, हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। आपने तो सब्सक्राइब करना, 70% तो हम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते जो हमारी वीडियो देखते हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और अच्छा अच्छा कंटेंट ला के देंगे हम आपको, बहुत अच्छा, और आपको नॉलेज मिलेगी। अब हम भी कुछ सीख रहे हैं आपसे, और आप भी हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें।